नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग महेश बर्नवाल में जो है अपने टॉपिक जल संसाधनों के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें जो है हमने कई सारे टॉपिक पढ़े थे और कल जो है हमने मुख्यतः जो है किस प्रकार से जल संरक्षण औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में किया जाता है और उनके तरीकों के बारे में हमने पढ़ा था। वर्षा के जल को किस प्रकार से संग्रहण किया जाए उसके बारे में हमने कल देखा था। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, उस जो है कि आपका छत वर्षा जल संग्रहण। तो दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट अपलोडेड है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। ठीक है, जाकर उनको देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जो है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने टॉपिक छत वर्षा जल संग्रहण के बारे में। तो देखिए, छत वर्षा से मतलब जो आपका रेन वाटर, ठीक है, जो आपकी रेन होती है, बारिश होती है आपकी, उसको किस प्रकार से उसका जो जल है उसको संग्रहण किया जाए, क्योंकि वही जल जो है आपके भौम जल में जो है जाकर इकट्ठा होता है, जो इसको आप इन फ्यूचर जो है इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल जो है एकत्रित किया जाता है। याद रखिएगा, ये खासतौर से टॉपिक एमसीक्यू, ये कह लीजिए पूरा चैप्टर जो है एमसीक्यू पे बेस्ड ना होकर ये केवल राइटिंग सेक्शन के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उस पर्पज़ से जो है आप लोग इसको पढ़िएगा। जिनका क्या कहते हैं, अगर एमसीक्यू का एग्जाम है तो वो शायद इस चैप्टर को अगर छोड़ दें तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए, पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके जो है छत का वर्षा जल जो है एकत्रित किया जा सकता है, ठीक है। रेत और ईंट का प्रयोग करके जल का छनन जो है फिल्टर किया जा सकता है और भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जा सकता है, जहां इसको तुरंत जो है उपयोग में लाया जा सकता है। इसके बाद देखिए, हौज के अतिरिक्त जो है जल को कुएं तक भी ले जाया जा सकता है और कुएं का जल भूमिगत जल का जो है पुनर्भरण भी करता है। पुनर्भरण से क्या अर्थ है कि उसको वापस भरता है। बाद में जो है इस जल का उपयोग भी किया जा सकता है। देखिए, यहाँ विशेषकर जो है एक राज्य के बारे में या उदाहरण के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया है कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में प्रत्येक घर में जो है छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना अनिवार्य कर दिया गया। कंपलसरी है, नहीं करेंगे फाइन देना पड़ेगा। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर जो है कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। काफी अच्छा कदम है, इससे जो है जल संरक्षण में काफी बड़ी मदद मिल सकती है। इसके बाद देखिए कि देश भर में जो है जल संचयन के कुछ सामुदायिक प्रयास भी किए गए। कुछ समुदाय के विशेष लोगों ने जो है इसके प्रति जो है प्रयास किया है। देखिए, सूखाग्रस्त क्षेत्रों जैसे कि आपका जो आपका राजस्थान का एरिया हो गया, गुजरात का, ठीक है, कुछ एरिया आपके जो पश्चिमी वाले महाराष्ट्र के एरिया भी होते हैं, तो उन जगहों पे जो क्या कहते हैं सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहाँ के, तो वहाँ पे जो है जल बचाने, संरक्षित करने और बढ़ाने में जो है समुदायों ने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है जल बचाने के लिए। इसमें खासकर जो है आपका सूखाग्रस्त क्षेत्र बुंदेलखंड में जो है नागरिक संगठन परमार्थ, ठीक है, कौन सा संगठन, नागरिक परमार्थ, सूखे के खतरे को कम करने के लिए जो है वर्षा जल संचयन तथा सामुदायिक एवं संस्थागत संपर्क जोड़ने की 100 से अधिक योजनाएं बनाकर सूखे से पीड़ित परिवारों को सहारा दे रहा है। काफी अच्छा प्रयास है। इसके बाद जल सहेलिया जो क्या कहते हैं आपका एक कार्यक्रम है जो गाँवों में जल की आपूर्ति और जल संग्रहण के जो है प्रयास कर रहा है। तो ये खासकर कहाँ पर चल रहा है, आपका बुंदेलखंड में चल रहा है। इसके बाद देखिए कि आंध्र प्रदेश में आपका ऐसे एग्जाम्पल आपको देने चाहिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा एग्जाम में और एग्जामिनर को जो है आपको ज़्यादा नंबर देने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद देखिए, आंध्र प्रदेश में जो है सूखे से प्रभावित कुल 7 जिलों में किसानों द्वारा प्रबंधित भूजल प्रणाली, ठीक है, एपी एपीएफ ए एम सॉरी एपीएफ एएमजीएस, ठीक है, परियोजना के अंतर्गत जो है किसान अपनी भूजल प्रणालियों को जो है संभल कर रहे हैं और उचित कृषि को जो है विकल्प अपना रहे हैं। इसके बाद देखिए कि 2002 में आपका गुजरात राज्य के सूखाग्रस्त राज्य राज समाधियाला गांव में जो है खेतों में तालाबों, छिद्रयुक्त टैंकों, रोग बांधों, ठीक है, जिसको चेक डैम कहा जाता है, और जमीन के ठीक नीचे संरचनाएं बनाकर एकत्र किए गए वर्षा जल का प्रयोग कर एक ही वर्ष में 3 फसलें जो है उगा ली गई हैं। देखिए कितना बड़ा उपलब्धि है कि एक ही क्या कहते हैं वर्ष में जो है 3 फसलें उगाना काफ़ी बड़ी बात मानी जाती है। इसके बाद देखिए, महाराष्ट्र में आपका इसके लिए क्या काम किया गया कि महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के हिबड़े बाजार गांव ने जो है वर्षा जल संचयन का एकीकृत मॉडल अपनाया, जिसमें किसानों ने जो है श्रमदान के माध्यम से जो है योगदान किया है। इसके बाद देखिए कि राजस्थान के जो है सूखा प्रभावित जो गांव लोपाड़िया में जो है बारिश का जल एकत्रित करने, पीने और खेती करने के लिए जो है जल की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से नहरों और नालों की अनूठी प्रणाली जो है चौका जो है अपनाई गई है।
इसके बाद देखिए आपका अगला टॉपिक जिसमें आपका दिया गया है जल संचयन के लिए जो है मौजूदा पारंपरिक संरचना है, कि परंपरा के हिसाब से जो आपके पूर्वज जो इस्तेमाल करते थे जल संचयन के लिए, उसमें मुख्यतः कौन कौन से वो कार्य करते थे। इसमें सबसे पहला जो आपका सबसे फेमस है जो है आपका तालाब या बंदिश। ठीक है, गड्ढे खोदकर बड़े बड़े जो है उसमें पानी को एकत्र किया जाता था। ठीक है, तालाब एक प्रकार के जलाशय है और ये प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसमें देखिए प्राकृतिक तालाब जिसे कई क्षेत्रों में पोखरी भी जो है कहा जाता है, और इसका एक अच्छा उदाहरण आपका बुंदेलखंड के टीकमढ़ के जो है तालाब है, जबकि कृत्रिम जलाशय के उदाहरण आपके उदयपुर की झीलें हैं। ठीक है, दोनों तरह के होते हैं, कृत्रिम और क्या कहते हैं प्राकृतिक। इसके बाद देखिए जिन जलाशयों का क्षेत्रफल 5 बीघे से कम होता है उन्हें जो है तमाई कहते हैं। मध्यम आकार के जलाशयों को बंधी या तालाब कहा जाता है, और बड़े जलाशयों को कम से कम झील, सागर या समुद्र भी जो है कहा जाता है। गर्मी में जो है जब पोखरियों का जल सूख जाता है तब उसमें खेती भी हो सकती थी। ठीक है, हो सकती है। कई स्थानों पर इनके अंदर भी कुएं खोदे जाते थे ताकि भूमिगत जलाशयों का पुनर्भरण किया जा सके। इसके बाद आपका दूसरा जो तरीका है वो है जोहर। तो जोहर एक प्रकार के छोटे छोटे चेक डैम होते हैं जिनका उपयोग वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए जो है इकट्ठा करने और भूजल की स्थिति को बेहतर करने के लिए जो है किया जाता है। सीधा सीधा इसको याद करने का फैक्ट है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए बावड़ी बेर, बावड़ी या कह लीजिए बेर, तो ये एक सामाजिक कुएं होते हैं जिनका मुख्यतः जो है पीने के जल के स्रोत के रूप में उपयोग में लाया जाता है, और इनमें से अधिकांश काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। उनमें जल काफ़ी लंबे समय तक जो है बना रहता है क्योंकि वाष्पीकरण की दर कम होती है। ठीक है, वाष्पीकरण को भी जो है आपको सूखेग्रस्त क्षेत्रों में कम करना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा धूप के कारण जो है जल ज़्यादा वाष्पीकृत हो जाता है। इसके बाद देखिए झालर। तो झालर जो है कृत्रिम टैंक है जिनका उपयोग जो है धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में होता है, लेकिन इसके जल का उपयोग जो है पीने के लिए नहीं करते हैं, और ये जो है आयताकार होते हैं, और ये सतह जल स्रोत है जिनकी सहायता से आसपास की धाराओं एवं भूगर्भीय स्रोतों का जो है पुनर्भरण जो है होता है। इसके बाद देखिए पांचवा तरीका है आपका जल मंदिर सीढ़ी या सीढ़ीदार कुएं। तो यह एक ऐसी भूमि की संरचना है जो केवल भारत में ही पाई जाती है, और यह भारत के शुष्क क्षेत्रों में जो है काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। इसका उपयोग वर्षा जल संग्रहण और पीने के जल की जो है लगातार उपलब्धता के लिए जो है किया जाता है, और विभिन्न क्षेत्रों में इनके नाम जो है अलग अलग है, जैसे बाओ, बावरी, बादली या बावड़ी। ठीक है, ये कुछ नाम दिए गए हैं स्थानीय नाम। ठीक है, जिसका क्या कहते हैं सामान्य नाम जो है आपका जल मंदिर सीढ़ी, इसके कई तरह के नाम दिए गए हैं। इसके बाद देखिए एक फैक्ट आपके पास ये है कि अहमदाबाद के पास जो है अडलाज बाव है जिसमें जो है 6 मंजिलें हैं, और यह एक मंदिर है जो एक कुएं पर जाकर जो है समाप्त होता है। इसकी मंदिर नुमा संरचना एवं जल उपलब्धता की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इन्हें जो है कम से जो है जल मंदिर भी कहा जाता है। इसके बाद आपका देखिए कुंड। ठीक है, सामान्य तौर पर जो है आपका कुंड का अर्थ भू गर्भीय टैंक होता है जिनका विकास सूखे की समस्या के समाधान के लिए जो है किया जाता था। यह जो धार्मिक स्थान है वहाँ कुंड जो है पवित्र माने जाते हैं, और उनमें प्रदूषण फैलाने पर जो है प्रतिबंध होता है, जैसे गौरी कुंड, सीता कुंड, ब्रह्म कुंड इत्यादि। तो इनका जो है धार्मिक महत्व होता है, इसमें आप गंदगी जो है नहीं फैला सकते, निषिद्ध माना जाता है। इसके बाद देखिए सातवां आपका टंका है। तो यह एक छोटा टैंक होता है जिसमें जल को एकत्रित किया जाता है, और यह जमीन के अंदर होता है, और इसकी दीवारों पर जो है चूना लगाया जाता है जिससे पानी रस के बाहर ना जाए, और बाहर जो जमीन का पानी होता है उसके अंदर रस के ना जाए, और इसमें सामान्य तौर पर जो है वर्षा को जल को जो है एकत्रित किया जाता है। ठीक है, बड़े टैंक पूरे गांव की आवश्यकता को जो है पूरा करते हैं, और इसके अतिरिक्त बड़े टैंकों का उपयोग बाढ़ को रोकने, मृदा अपरदन रोकने, भूगर्भीय जल स्रोतों का पुनर्भरण करने के लिए भी किया जाता था, और इनका प्रबंध किसी शक्ति या पूरे गांव के जो है जिम्मे में होता था। इसके बाद टैंकों को जो है इरिस भी कहते हैं, और इस इरिस जो है भारत में जल प्रबंधन के लिए बनाए गए प्राचीनतम संरचनाओं में से एक है। दक्षिण भारत में जो है टैंक मंदिर स्थापत्य से सीधे तौर पर जो है जुड़े हैं, साथ ही टैंकों का निर्माण जो है सिंचाई सुविधा के लिए भी किया जाता है। इसके बाद देखिए कूहल। तो कूहल जो है विशेषकर हिमाचल प्रदेश में बनाए जाते हैं, और ये एक प्रकार की नहरें होती हैं जिनका उपयोग ग्लेशियर के पिघलने से जो है जल को गांवों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में आपके अधिकतर पहाड़ी और हिमनद पाए जाते हैं, तो उनसे जो पिघलते हैं बर्फ, तो उनके जो पानी को क्या कहते हैं एक विशेष नहर के रूप में जो है संरक्षित किया जाता है। तो ये कूहल जम्मू कश्मीर में भी जो है पाए जाते हैं। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में। फिर आपका देखिए गढ़। तो असम में राजाओं ने जो है वर्षा जल संरक्षण के लिए तालाब और कुंड बनाए थे, और कई स्थानों पर गढ़ का उपयोग नदी के जल को चैनलाइज करने के लिए जो है किया जाता था, और गढ़ जो है बड़े नाले की तरह होते हैं, और गढ़ों का उपयोग सिंचाई के लिए जो है किया जाता था।
इसके साथ जो है बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए भी जो है किया जाता था। जब बाढ़ जो है काफ़ी विकराल रूप धारण कर लेती थी तो उसको रोकने के लिए भी जो है इसका उपयोग किया जाता है गढ़ का। देखिए उपयुक्त उदाहरण हमें यह बताते हैं कि प्राचीन भारत में जल संरक्षण एवं जल स्रोतों का प्रबंधन बहुत विकसित था। ठीक है, और इन सब का उपयोग वर्तमान काल में तेजी से बदलती जलवायु एवं सूखे की समस्या के समाधान के लिए जो है किया जाता है। आप देखते होंगे गर्मी में जो है आपके घरों में जो है मटके भी लाए जाते होंगे, हमारे घर में भी आते हैं। तो ये जो है प्राचीन परंपरा है जिसमें जो है हम जल को इकट्ठा कर लेते हैं, और ये फ्रिज के पानी को एक तरह ही जो है इसको ठंडा रखते हैं, बशर्ते फ्रिज का पानी जो है नुकसान करता है, इसमें जो रखा जल होता है वो आपके लिए फायदेमंद होता है। तो इसलिए जो है प्राचीन भारत में भी जो है तमाम तकनीक के साथ जो है जल को संरक्षण किया जाता था, उनकी शुद्धता पर जो है विशेष बल दिया जाता था। तो ऐसी तमाम चीज़ें थी जो उस समय होती थी, और इनसे यही सीख हमें मिलती है कि हमें वर्तमान समय में जब जल की जो है आपूर्ति काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, जिस समय गर्मियों के समय में, तो उस समय जो है हमें जल को काफ़ी हद तक बचाने का प्रयास करना चाहिए, और बारिश के समय जो है जितना हो सके उतना जल को जो है बहने से जो मतलब ऐसे नालों में और इधर उधर बह जाता है उसको बचाने से हमें रोकना चाहिए। देखिए अब जो पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय जल मिशन के बारे में, तो देखिए अप्रैल 2011 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय जल मिशन को जो है मंजूरी प्रदान की गई थी। राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के 8 घटकों में से जो है एक है। विश्व जल दिवस जो है आपका 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है भारत में। 22 मार्च 2017 को सभी देशों ने वैश्विक जल संरक्षण विश्व के पटल पर जो है मनाया जाता है। मैंने गलती से जो है इसको इंडिया बता दिया था। तो देखिए 22 मार्च 2017 को सभी देशों ने जो है वैश्विक जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु विश्व जल दिवस जो है मनाया था। और इस वर्ष के लिए ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो इसमें जो थीम दी गई है ये आपकी 2018 के वर्ष के हिसाब से है, और हमें जो है इस साल की थीम पढ़नी, जिसको मैं आपको करंट में जो डेटा बनाया जाएगा तब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, देखिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में पर्यावरण तथा विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विश्व जल दिवस जो है मनाने की पहल की गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए कि जल के संचयन, ठीक है, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे राष्ट्रीय जल मिशन के बारे में। तो ये तो एक अतिरिक्त जो है फैक्ट दिया गया था, इसमें हम लोग जो है 8 घटकों के बारे में पढ़ रहे थे कि 8 घटकों में से जो है एक आपका जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए जो है राष्ट्रीय जल मिशन को जो है लागू किया गया था। अब देखिए इसके बाद इसमें क्या क्या था, तो जल के संचयन, संरक्षण, संवर्धन एवं परीक्षण के लिए जो है नागरिकों एवं राज्यों के कार्यों को प्रोत्साहित करना था। और दूसरा था कि सार्वजनिक प्रक्षेत्र में जो है जल संबंधी आंकड़ों का संचय करना, और जल संसाधन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जो है मूल्यांकन करना। इसके बाद देखिए अतिशोषित क्षेत्रों सहित अति संवेदनशील क्षेत्रों के ऊपर जो है ध्यान केंद्रित करना, जल के उपयोग की दक्षता 20% जो है बढ़ाना, और बेसिन पर आधारित एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को जो है प्रोत्साहित करना। तो ये कुछ 5 लक्ष्य थे जो राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जो है भारत में लागू करने थे, और इनका किस प्रकार से जो है लागू किया गया इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए विश्व जल रिपोर्ट 2018, तो ये जो है ओल्ड डेटा है, और ये भी हमारे लिए किसी उपयोग में नहीं है। इसका जो है लेटेस्ट डेटा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय जल नीति 2012, तो सरकार द्वारा जो है 7 जून 2012 को राष्ट्रीय जल नीति 2012 का संशोधित प्रारूप जो है जारी किया गया था, और इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। तो इसकी पहली विशेषता यह थी कि जल प्राकृतिक संसाधन है और जीवन जीविका, खाद्य सुरक्षा और निरंतर विकास का यह आधार है। दूसरा ये था कि जल संसाधन के विषय में जो है सार्वजनिक नीतियों का संचालन कतिपय बुनियादी नियमों द्वारा करने की आवश्यकता है, ताकि जल की संसाधनों की आयोजना, विकास और प्रबंधन के दृष्टिकोणों में जो है कुछ साझापन हो सके। तीसरा कि जल के संबंध में समुचित नीतियां, कानून और विनिमय का जो है अधिकतर राज्य का है। तथापि जल संबंधी सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप व्यापक राष्ट्रीय जल संबंधी ढांचा का कानून जो है तैयार करने की आवश्यकता है। तो जल को किस प्रकार से बचाया जाए उसको जो है एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में माना गया, और किस प्रकार से जीवन जीविका, खाद्य सुरक्षा के लिए जो है किस प्रकार से महत्वपूर्ण है इसके बारे में जो है जिक्र किया गया। और तमाम जो नीतियां बनाई गई किस प्रकार से इसको साफ किया जाए, और इसके जो है प्रबंधन के लिए जो है कई तरह के कार्यक्रम उठाए गए, उन सभी के बारे में जो है राष्ट्रीय जल नीति 2012 में जो है एक संशोधित जो है प्रारूप जो है जारी किया गया था। इसके बाद देखिए आगे क्या दिया गया इसमें, और क्या कहते हैं इसी विशेषताओं में देखिए
देखिए आगे दिया गया है कि जल जो है घरेलू उपयोग जैसे कि कृषि, जल विद्युत, ताप विद्युत, नौवहन, मनोरंजन आदि के लिए जो है उपयोग में आते हैं। ठीक है, घरेलू उपयोग के साथ जो है बाहरी उपयोग जैसे कृषि, जल विद्युत, ताप विद्युत, नौवहन, मनोरंजन इत्यादि के लिए भी आवश्यकता है। और इन विभिन्न प्रकार के उपयोग व शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति के निर्धारण के लिए जल का इष्टतम उपयोग जो है किया जाना चाहिए। इसके बाद देखिए कि जल संसाधन संरचनाओं अर्थात बांध, बाढ़ सुरक्षा तटबंध, ज्वार सुरक्षा तटबंध आदि की योजना और प्रबंध में जो है संभावित जलवायु परिवर्तन, बाढ़ एवं सूखा जैसी आपदाओं से निपटने वाली कार्य नीतियों में भी शामिल होनी चाहिए। इसके बाद देश के विभिन्न बेसिनों तथा राज्य के विभिन्न हिस्सों में जल संसाधन की उपलब्धता तथा इनके उपयोग को जो है वैज्ञानिक पद्धति से आकलन और मानदंड जो है निर्धारित करने के लिए भी आवधिक रूप से जो है अर्थात प्रत्येक 5 वर्ष में जो है समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है कि 5 वर्ष में जो है इन सभी कार्यक्रमों पर जो है एक बार चर्चा कर लेनी चाहिए कि इनका एक बार देख लेना चाहिए कि किस प्रकार से जो है ये जो कार्यक्रम लागू किए गए थे ये कितने हद तक जो है सफल हुए हैं। ठीक है, इनमें और कितना सुधार हमें करना पड़ेगा और कितनी वैज्ञानिक पद्धति इसमें शामिल हमें करनी पड़ेगी। तो ये तमाम जो कार्य हैं आप हमें जो है हर साल एक समीक्षा के रूप में जो है इसको रिव्यू करना चाहिए। इसके बाद देखिए कि नदी क्षेत्रों, जल निकाय एवं अवसंरचना का संरक्षण सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से एक नियोजित पद्धति से जो है शुरू किया जाना चाहिए। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए केवल एक अकेला व्यक्ति नहीं बल्कि हर व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी भूमिका देनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि सामुदायिक सहभागिता भी काफी ज्यादा अहम रखती है। ठीक है, देश की आज़ादी भी केवल एक व्यक्ति से नहीं बल्कि तमाम अनेक व्यक्तियों की छोटे छोटे जो है संघर्षों का एक जो है आपको फल जो है 1947 में मिला है, जिसके नेतृत्व जो है आपके क्या कहते हैं गांधी जी ने किया था। तो इस प्रकार से जो है जब सरकार कोई काम करेगी उसका जो है समुदाय को विशेषकर भारत के तमाम लोगों को जो है थोड़ा थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा, तब जाके जो है हम सही तरीके से अपने नदियों को, अपने जल को जो है सुरक्षित कर पाएंगे। इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय नदियों के जल के बंटवारे और प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए तटवर्ती राज्यों के परामर्श से द्विपक्षीय विचार विमर्श जो है किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जैसे गंगा नदी आपकी हो गई, ये सब जो नदियां हैं ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं, क्योंकि देखिए आपकी गंगा नदी जो है हमारे देश से और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार से कितना जल इस्तेमाल किया जाए इस पर जो है विचार विमर्श जो है आपको कर लेना चाहिए। इसके बाद देखिए संपूर्ण देश में जो है नियमित रूप से जल से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, सूचीबद्ध करने और प्रक्रिया व्यन करने के लिए राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र जो है स्थापित किया गया था, जो कि बताएगा कि किस प्रकार से जो है आपका जल जो है उसमें जो आंकड़े होते हैं कितना साफ है, कितना कितनी उसमें गंदगी है, कितना उसके अभी जल की मात्रा है, ये तमाम जितनी भी सूचनाएं हैं ये आपका राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र बोर्ड जो है आपका देगा। इसके बाद राष्ट्रीय जल बोर्ड को जो है राष्ट्रीय जल नीति के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी के लिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा अनुमोदित किए जाने के अनुसार राष्ट्रीय जल नीति के आधार पर जो है एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। अब देखिए कि जल क्रांति अभियान, ठीक है, जिसका क्या कहते हैं जो थी लोगो क्या कहते हैं थीम था, जिसका मतलब जल बचत और जल संचय। देखिए देश में जल संग्रहण एवं प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने, प्रवाह की निगरानी करने और जल संरक्षण, प्रदूषण निवारण आदि के लिए सरकार ने महत्वाकांक्षी जल क्रांति अभियान नामक एक एकीकृत योजना को आगे बढ़ाते हुए अब तक 1001 जल ग्राम का जो है चयन किया है। राज्यों के सहयोग से इस अभियान को अगले 2 वर्षों में जो है तेजी से बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है। इस योजना के तहत जो है देश में करीब 674 जिलों में जो है जल की कमी वाले 2 गांवों में जल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जल ग्राम पहल जो है शुरू की गई है। और प्रत्येक जिले में जो है जल की अत्यधिक कमी वाले 2 गांवों को जल ग्राम का नाम दिया गया है। तो जिन जिलों में जो है अत्यधिक क्या कहते हैं पानी की कमी वाले जो गांव हैं उनको जो है जल ग्राम का नाम दिया गया और उन जल ग्राम में जो है सारी सुविधाओं को जो है प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए 674 जिलों में अब तक 1348 जल ग्राम की पहचान हुई है। तो इन 1348 को जो है कुछ अत्यधिक सुविधाओं के साथ जो है जल दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जल क्रांति अभियान के लिए जिन मौजूदा स्कीमों में जो है व्यय की पूरा किया जाएगा उनमें जो है आपकी कुछ प्रस्तावित स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नवीनकरण और पुनरुद्धार, मनरेगा, सूचना शिक्षा एवं संचार, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जल निकाय की मरम्मत, एकीकृत वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय जल मिशन कार्यक्रम, बाढ़ पुनरुद्धार और सुधार। तो ये जो क्या कहते हैं आपकी योजनाएं हैं ये उस समय 2018 की जो ये पुस्तक है उसके हिसाब से दी गई हैं और काफ़ी हद तक ये सारे कार्य जो है आज पूरे भी किए जा चुके हैं। ठीक है, कुछ में अभी भी काम चल रहा है, कुछ जो है पूरे किए जा चुके हैं। इसके बाद देखिए
तो जो हम लोग पढ़ रहे थे जल क्रांति अभियान, तो इसी में जो है इसकी शुरुआत आपके 3 क्षेत्रों राजस्थान के जयपुर, उत्तर प्रदेश के झांसी और हिमाचल प्रदेश के शिमला से की गई। स्थानीय जल पेशेवरों को जल संबंधी मुद्दों के संबंध में जागरूकता फैलाने तथा जल से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण देकर उन्हें जल मित्र बनाया जाएगा और इसके तहत संबंधित महिला पंचायत को जो है जल नारी बनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। इसके बाद देखिए प्रत्येक जल ग्राम में जो है सुजलाम कार्ड के रूप में जो है एक जल स्वास्थ्य कार्ड तैयार भी किया जाएगा, जो गांव के लिए उपलब्ध पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता के बारे में वार्षिक सूचना जो है प्रदान करेगा। जल ग्राम योजना के तहत जल ग्राम का चयन करके इसके लिए गठित जिला स्तरीय समिति जो है द्वारा जो है जारी किया जाएगा। प्रत्येक गांव को एक इंडेक्स वैल्यू जो है प्रदान की जाएगी, जो जल की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर के आधार पर जो है तैयार होगा और सबसे अधिक इंडेक्स वैल्यू गांव को जल क्रांति अभियान कार्यक्रम में जो है शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक गांव को एक इंडेक्स वैल्यू प्रदान किया जाएगा जो जल की मांग और उपलब्धता के बीच में जो है अंतर को तैयार करेगा। इसके बाद देखिए वर्षा संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र, तो वर्षा के लिए मशहूर सोहरा में अब वर्षा संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र की जो है स्थापना की जाएगी और यह स्थान पहले आपका चेरापूंजी मेघालय के नाम से जो है जाना जाता था और महाबलेश्वर के हाई एल्टीट्यूड क्लाउड फिजिक्स लेबोरेटरी की तर्ज पर बनाए जाने वाला प्रस्तावित केंद्र वर्षा के उच्च स्तर पर अनुसंधान के लिए जो है जरूरी वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराने के अतिरिक्त लोगों की विशिष्टता व उनकी संस्कृति को जो है दिखाएगा। इसके बाद देखिए 14 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है, जिस प्रकार से आपका वर्ल्ड वाटर डे जो है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, उसी प्रकार आपका राष्ट्रीय जल दिवस आपका 14 अप्रैल को। और केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय जो है जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के योगदान का उल्लेख करते हुए घोषणा की है कि उनके जन्मदिन 14 अप्रैल को जल दिवस के रूप में जो है मनाया जाएगा। तो देख सकते हैं आप कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जल के लिए जो है काफ़ी सारे कार्य किए गए थे, तो उस क्षेत्र में जो है उनके जन्मदिन को जो है हम लोग राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाएंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर था वो यहीं पर समाप्त होता है और जल प्रबंधन जल संसाधन को जो है हमने पढ़ा, जल किस प्रकार से हमारे लिए एक संसाधन के रूप में है जो कृषि, औद्योगिक और हमारी घरेलू ज़रूरतों की जो है आपूर्ति को पूरा करता है। तो इसको हमें किस तरह से बचाना है और हमें भविष्य के की जो है इसका इस्तेमाल करना है, तो इस बारे में हमने तमाम चीज़ पढ़ा। देखिए दोस्तों ये पूरा तरीके से आपके क्या कहते हैं मेंस के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लिखने में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त हो गया। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और अपने सपोर्ट को ऐसे ही बरकरार रखिएगा, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद जय भारत।